नमस्कार। लोक प्रशासन की व्याख्यान श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय है भारत में लोक सेवाएं, उनकी संरचना, स्वरूप, प्रकार और संवैधानिक आधार, जिसकी चर्चा हम ऐतिहासिक संदर्भ में भी करेंगे। स्टूडेंट्स, हम सभी ये जानते हैं कि भारत में सिविल सर्विसेज यानी लोक सेवाएं ब्रिटिश सरकार से हमें विरासत में मिली थी। और लोक सेवाओं की बात जब हम करते हैं तो हमें हमेशा अपने व्यापक दृष्टिकोण को सामने रखना चाहिए, जिसके तहत किसी भी लोक सेवा के कार्य में संलग्न कर्मचारी लोक सेवक कहलाते हैं। लोक सेवा का ये व्यापक दृष्टिकोण है, परिप्रेक्ष्य है, जिसमें एक क्लास 1 ऑफिसर से लेकर निचले लेवल पर काम करने वाला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक सभी सिविल सेवा के अंतर्गत आते हैं। हालांकि संकुचित दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं तो इसमें केवल अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, कर्मचारियों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों, यानी राज्य सरकार की सिविल सेवा में जो लोग काम करते हैं, उनको ही हम शामिल करते हैं। लेकिन आज व्यापक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हम भारत में लोक सेवा के कार्य में संलग्न जितने भी सरकारी कार्मिक हैं, उनकी सेवाओं का संगठन कैसे होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले ऐतिहासिक संदर्भ की बात अगर हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश काल में अ, ब्रिटिश शासन से पूर्व जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में था, तो उस समय कंपनी के शासन कार्य को संचालित करने के लिए कोवेनेंटेड और नॉन कोवेनेंटेड दो तरह की सेवाएं थी। कोवेनेंटेड सेवाओं में कार्य करने वाले अधिकारी ज्यादातर यूरोपियन होते थे और उनका कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक संविदा था, जिसके तहत उनकी सेवा शर्तें तय होती थी। और नॉन कोवेनेंटेड सेवाओं में वो कर्मचारी शामिल थे जो एडहॉक बेसिस पर समझौते के बिना ही नियुक्त किए जाते थे, और ज्यादातर ये क्लास 3-4 के कर्मचारी होते थे। और ऐसे कर्मचारी ज्यादातर भारतीय होते थे। तो जहां तक प्रेस्टिजियस सिविल सेवा का सवाल है, ब्रिटिश काल में ये सिविल सेवा वास्तव में एक एलिटिस्ट सेवा थी। अभिजनकारी स्वरूप था इसका, यानी टॉप लेवल के जो सिविल सर्वेंट्स थे वो यूरोपियन लोग ही हो सकते थे, और उनकी सेवा शर्तें उत्कृष्ट प्रकृति की होती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में आधुनिक सिविल सेवा के जन्मदाता माने जाते हैं। कॉर्नवालिस कोड के तहत 18वीं शताब्दी में जब कंपनी का शासन सीधे 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, उसके बाद से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, संरचित रूप में, संगठित रूप में अंग्रेजों ने भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की। और 1858 के अधिनियम के आधार पर उसका संगठन किया गया। लेकिन आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में हम ये देखते हैं कि ये जो सिविल सेवा है, लोक सेवा है, वो एक स्थायी कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करती है। आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में कार्यपालिका दो तरह की होती है। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका, जो मंत्रीगण के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति, गवर्नर्स के रूप में देखी जाती है, जो जनता द्वारा चुनी जाती है एक समय अंतराल पर, कहीं 4 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, इस राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल होता है।
इस कार्यपालिका की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं। एक तो इलेक्शन लड़ने के लिए किसी शैक्षणिक तकनीकी योग्यता की जरूरत नहीं होती, ये उनकी सीमा है, ज्ञान की सीमा है। और साथ ही संसद और विधानसभाओं में जो लोग चुनकर जाते हैं, संसद विधानसभा भी बहुत पूरे वर्ष तक कार्य नहीं करती। ज्यादातर सांसदों और विधायकों का समय अपने निर्वाचन क्षेत्र में भाषण देने में, जनता से संपर्क करने में व्यतीत होता है। ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन के दैनंदिन कार्यों के संचालन के लिए, दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन के लिए, नियमों को लागू करने के लिए, वो नियम जो विधायिका बनाती है, और उस विधायिका के अ, व्यापक कानून के अंतर्गत विनियम और उपनियम बनाने का काम सिविल सर्वेंट्स खुद करते हैं। तो ये वो स्थायी कार्यपालिका है जो लगातार अपने पद पर बनी रहती है। योग्यता के आधार पर इनका चयन होता है, और एक बार सेवा में घुसने के बाद ये सेवानिवृत्ति की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं। और इनसे ये अपेक्षा की जाती है कि इनकी निष्ठा जनता के कार्यों के प्रति होनी चाहिए, लोक सेवा के प्रति होनी चाहिए, किसी पार्टी पार्टी के प्रति नहीं, किसी राजनीतिक दल, किसी विचारधारा के प्रति नहीं, बल्कि इनकी प्रतिबद्धता संविधान और जन सेवा के प्रति होनी चाहिए। संवैधानिक दायरे में रहकर जन सेवा करने की अपेक्षा इनसे की जाती है। और चूंकि योग्यता के आधार पर ये पद धारण करते हैं, ऐसी स्थिति में ये सक्षम भी है देश के लिए कानून बनाने में और कानूनों का अनुपालन कराने। यानी देश के शासन प्रशासन में, खासतौर से भारत जैसे लोकतंत्र में, इन लोक सेवाओं को स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए प्रशासन का असली सूत्र, असली बागडोर इन लोक सेवकों के हाथ में ही होती है। भले ही आम जनता मंच पर मंत्रियों को देखती है, राजनीतिज्ञों को देखती है, लेकिन पर्दे के पीछे शासन प्रशासन के संचालन में इन लोक सेवकों के द्वारा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तो आज इन लोक सेवकों का जो संगठन है, उनकी जो संरचना है, वो एक सशक्त नौकरशाही के रूप में पाई जाती है। जब हम भारत में सिविल सेवा की संरचना की बात करते हैं, तो हमारे सामने जन सेवा के कार्य में संलग्न ये 7 प्रकार की सेवाएं दिखाई देती हैं, जिन सेवाओं के तहत विभिन्न स्तरों पर लोक सेवक कार्य करते हैं। इसमें सबसे ऊपर के स्तर पर है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। दूसरी केंद्रीय लोक सेवाएं, जो केंद्र सरकार के निर्देशानुसार उनके संरक्षण में, उनकी सेवा शर्तों के अधीन कार्य करती हैं। तीसरे, चूंकि हमारा देश एक संघात्मक लोकतंत्र है, केंद्रीय और राज्य स्तर पर समानांतर रूप से सरकारों का संचालन होता है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक कार्यपालिका भी केंद्रीय स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पर भी है। यानी हर राज्य भी अपनी लोक सेवाओं का गठन करता है, वो राज्य जो भारतीय संघ में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कुछ अधीनस्थ सेवाएं हैं जो राज्यों के तहत भी गठित होती हैं और केंद्रीय सेवाओं के तहत भी गठित होती हैं। मंत्रालय सेवाएं हैं जो सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करती हैं। क्लास 3 के कर्मचारी इसमें आते हैं, जिनके बिना ऑफिशियल वर्क का संचालन संभव नहीं है। ये अधिकारियों को सहयोग देने वाले कार्मिक होते हैं। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो आधारभूत संरचना के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें चपरासी से लेकर गार्ड और सफाई कर्मचारी, ड्राइवर्स, खानसामा, ये सब आते हैं। और लास्टली
हमारे यहाँ जब सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात होती है तो स्थानीय संस्थाओं को महत्व दिया जाता है। यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, नगरीय स्वशासन की संस्थाएं, चाहे वो नगर पालिका हो या नगर निगम हो या नगर पंचायत, और ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं, ये सब स्थानीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। इन स्थानीय स्तरों पर स्थानीय संस्थाओं में कार्य करने वाले कार्मिक भी लोक सेवा के व्यापक दायरे में ही आते हैं। तो अब हम इन सारी सेवाओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे कि कैसे इनका गठन होता है, इनकी इनका संवैधानिक आधार क्या है, क्या इनके कार्य करने के तरीके हैं, और कब कब इनमें क्या क्या संशोधन के सुझाव दिए गए। तो सबसे पहले जो लोक सेवाओं में टॉप लेवल की सेवाएं हैं, शक्ति, प्रतिष्ठा और सम्मान की दृष्टि से जो लोक सेवाएं भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज जिन्हें हम कहते हैं। ये अखिल भारतीय सेवाएं मुख्य रूप से तीन हैं हमारे देश में अभी तक: आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा; इंडियन पुलिस सर्विसेज, भारतीय पुलिस सेवा; और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यानी भारतीय वन सेवा। इन ऑल इंडिया सर्विसेज के कार्मिकों को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन ये काम करते हैं विभिन्न राज्यों में। इनकी सेवा शर्तें केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाती हैं, लेकिन ये अपनी सेवाएं देते हैं विभिन्न राज्यों में। विभिन्न राज्यों में ये सेवा देते हैं कैडर प्रणाली के अंतर्गत। यानी जितने राज्य हैं, ज्यादातर एक एक राज्य का या एक दो राज्यों को मिलाकर एक कैडर का गठन किया गया है। तो अभी तक ऑल इंडिया सर्विसेज 26 कैडर्स में विभक्त है, जिसमें विभिन्न राज्य और संघ शासित क्षेत्र भी शामिल हैं। इन कैडर्स का नियंत्रण करने वाले तीन विभिन्न मंत्रालय हैं। जैसे आईएएस के कैडर का निर्धारण और नियंत्रण कार्मिक मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। लोक शिकायत निवारण और पेंशन मंत्रालय इसके द्वारा किया जाता है। आईपीएस अधिकारियों के कैडर का निर्धारण और नियंत्रण गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और आईएफएस के कैडर का निर्धारण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जहां तक भारतीय संविधान की बात है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 संसद के दूसरे सदन यानी राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि वो किसी नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का प्रस्ताव कर सकती है अपने 2/3 बहुमत से। यानी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन केवल राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर ही किया जा सकता है, और इसी प्रस्ताव के तहत राज्यसभा ने आईएफएस का गठन किया था 61 में प्रस्ताव पारित करके। हालांकि गठन होते होते 66 तक आ गया। तो ये अधिकार संविधान राज्यसभा को देता है कि वो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सके। प्रारंभिक रूप में 1951 का अखिल भारतीय सेवा अधिनियम ऑल इंडिया सर्विसेज में काम करने वाले कार्मिकों के अधिकारियों की सेवा शर्तों के निर्धारण से संबंधित है। यानी इनकी सेवा शर्तें इसी अधिनियम के अंतर्गत रहते हुए निर्धारित की गई हैं। अब अगर हम भारत के संवैधानिक इतिहास को देखें तो हम भी पाते हैं कि समय समय पर विभिन्न जो आयोग गठित किए गए, उन्होंने नई नई अखिल भारतीय सेवाओं के विस्तार का सुझाव दिया था। जैसे 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने ये सुझाव दिया कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और मेडिकल सेवाओं के क्षेत्र में या फॉरेन सर्विसेज के क्षेत्र में
नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाना चाहिए। 1961 में राज्यसभा ने आईएफएस के गठन का प्रस्ताव पारित किया। इनफैक्ट इंजीनियरिंग और मेडिकल सेवाओं के गठन का भी प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया था। आपको याद दिला दूं कि शुरुआती दौर में केवल आईएएस और आईपीएस ही दो ही अखिल भारतीय सेवाएं थी। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का गठन 61 में राज्यसभा के प्रस्ताव के बाद 66 में किया गया। 2010 में हम देखते हैं कि न्यायमूर्ति पंछी कमीशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और इंजीनियरिंग इन चार क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का सुझाव दिया था। और 1988 में हम देखते हैं कि सरकारिया कमीशन ने कृषि, सहकारिता, उद्योग और विकास के क्षेत्रों में अधिकारियों का पूल बनाने की सिफारिश की थी। आयोग ने कहा था कि जब तक नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन नहीं हो जाता इन क्षेत्रों में, तब तक कोशिश ये होनी चाहिए कि इन विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में काम करने वाले अधिकारियों का एक पूल बनाया जाए और इस पूल में से ही विभिन्न विभागों में, विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, ताकि विकासात्मक कार्यों को अंजाम दिया जा सके। जहां तक इन सेवाओं में काम करने वाले अधिकारियों की सेवा शर्तों और उनकी संवैधानिक सुरक्षा का प्रश्न है, हम ये देखते हैं कि संविधान सहित तमाम चीजें उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्रदान करती हैं। जैसे जो संविधान का अनुच्छेद 311 है, वो उन्हें ये संरक्षण प्रदान करता है कि किसी भी सरकारी लोक सेवक को उनके पद से हटाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। और उस प्रक्रिया के तहत ये प्रावधान है कि किसी भी सरकारी लोक सेवक के विरुद्ध जो आरोप लगाया गया है, वो आरोप एक जांच समिति के द्वारा जांच किए जाने पर और सही सिद्ध पाए जाने पर ही उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। और जब उनकी जांच चल रही हो, ऐसी स्थिति में लोक सेवक को, संबंधित लोक सेवक को अपने पक्ष में सफाई पेश करने का पूरा पूरा अवसर दिया जाना चाहिए, पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। तो ये तो उनके पद की सुरक्षा के संबंध में संविधान में किया गया प्रावधान है। इसके अलावा उनकी सेवा शर्तें कई सारे विनियमों से शासित हैं। जैसे उनकी भर्ती संबंधी नियम है 1954 में जो बनाया गया, वरिष्ठता विनियमन भी 1954 में बनाया गया, आचार संहिता नियम बनाया गया 1954 में और 1968 में, उनके अनुशासन के विषय में नियम बनाया गया 1954 में और 1969 में, अवकाश से जुड़ा नियम 1955 में बनाया गया और प्रोविडेंट फंड नियम 1955 में बनाया गया। अध्ययन काल अध्ययन यदि करना चाहते हैं अपने सेवा काल के दौरान लोक सेवक, तो उस संबंध में भी जो विनियम बनाया गया वो 1960 में बनाया गया। तो इनकी सेवा शर्तें, पद, सभी कुछ इन अधिनियमों के तहत शासित हैं, सुरक्षित हैं और अनुच्छेद 311 के तहत इनको पद की सुरक्षा प्रदान की गई। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं में काम करने वाले कार्मिकों के साथ साथ जो दूसरे प्रकृति के लोक सेवक हैं, वो केंद्रीय लोक सेवाओं के तहत गठित होती है और राज्य लोक सेवाओं के तहत भी उनका गठन किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के अलावा बहुत सारी केंद्रीय लोक सेवाएं हैं, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज,
जिसमें आपका इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, ये सब आ जाते हैं। और पोस्टल सर्विसेज, ये केंद्रीय सेवाएं हैं। और आपको बता दूं कि ऑल इंडिया सर्विसेज और केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती का कार्य एक साथ ही किया जाता है। यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा ली जाती है वो संयुक्त रूप से इन सभी सेवाओं के लिए ली जाती है, यानी अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए। इन केंद्रीय सेवाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनके बारे में विशेष बात यह है कि इनका कार्यकाल एक स्थान पर 3 वर्ष के लिए फिक्स होता है। यानी केंद्रीय सेवा में कार्य करने वाले कार्मिक एक स्थान पर 3 वर्ष से ज्यादा नहीं रह सकते। यानी ये अपने पूरे सर्विस पीरियड में कई शहरों, कई राज्यों, कई स्थानों पर घूमते हैं। और ये इनका भ्रमण जो उनकी सेवा शर्त से जुड़ा हुआ है, उनके अंदर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास में बहुत ज्यादा सहायक है। ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारी तो मोर और लेस 3-4 राज्यों में ही कैडर सिस्टम के तहत काम कर पाते हैं और केंद्र सरकार में फिर डेपुटेशन पर जाते हैं, प्रमोशन पर जाते हैं। लेकिन केंद्रीय सेवाओं के कार्मिक उनसे कहीं ज्यादा स्थानों पर घूमते हैं। लिहाजा भारत के विभिन्न स्थानों के कल्चर का, उनकी समस्याओं का, चुनौतियों का उनको अच्छा खासा अनुभव हो जाता है, जो उनके राष्ट्रीय दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक होता है। यहाँ पर बात आती है कि शक्ति और परिस्थिति के लिहाज से केंद्रीय सेवाओं में काम करने वाले कार्मिक अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिकों से कम महत्वपूर्ण समझे जाते हैं सैद्धांतिक रूप से। लेकिन व्यवहारतः हम देखते हैं कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में काम करने वाले कार्मिक, अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विसेज में काम करने वाले कार्मिक व्यवहार में कहीं ज्यादा शक्ति और प्रतिष्ठा का उपभोग करते हैं। हालांकि संविधान ये अपेक्षा करता है कि इन दोनों सेवाओं के कार्मिकों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए और इनको मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि व्यापक उद्देश्य सभी सेवाओं का एक ही है, वो है जन सेवा, लोक कल्याण, जो संगठित रूप में सरकार के द्वारा किया जाता है। इसलिए सरकार के विभिन्न विभागों में काम करते हुए इन्हें अपना समन्वित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उसके तहत ही उन्हें काम करना चाहिए, सहयोगी भावना के अंतर्गत। केंद्रीय सेवाओं के अलावा हर राज्य की अपनी लोक सेवाएं हैं। संविधान का अनुच्छेद 309 इन राज्य लोक सेवाओं की बात करता है। राज्य लोक सेवाओं में कार्मिकों का चयन राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये कार्मिक राज्य सूची के विषयों पर कार्य करते हैं और राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में इन सेवाओं का संचालन होता है। आप सभी जानते हैं कि हमारा संविधान एक संघात्मक संविधान है और इस व्यवस्था के तहत न केवल 2 समानांतर सरकारें हैं, बल्कि उन सरकारों के मध्य कार्यों का विभाजन भी 3 सूचियों के आधार पर किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो विषय शामिल हैं वो राष्ट्रीय महत्व के हैं और उन पर कानून बनाने और कानूनों को लागू करने का कार्य केंद्र सरकार के कार्मिकों के द्वारा किया जाता है। जबकि राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कार्य करने का अधिकार राज्य लोक सेवकों को है। समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में अगर विरोध उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य। यहां भी संविधान अपेक्षा करता है कि राज्य लोक सेवक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करें।
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी काम तो राज्यों में करते हैं, लेकिन उनकी सेवा शर्तें, उनकी नियुक्ति, उन पर नियंत्रण, ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। कई बार राज्य सरकारों की शिकायत होती है कि वो इन सेवाओं के अधिकारियों पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाती, ये देखने के बावजूद कि उनके द्वारा सही तरीके से काम नहीं किया जाता। कई बार केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में इनको लिया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा। शिकायत की जाती है कि इनके माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों के प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करती है और संघ व्यवस्था इससे दुष्प्रभावित होती है। केंद्रीय और राज्य सेवाओं के अलावा अधीनस्थ और मंत्रालय सेवाएं भी हैं, होती हैं, जो तृतीय श्रेणी की होती हैं। शक्ति, प्रस्थिति और पद की दृष्टि से ये कंपैरेटिवली कम महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और ऐसी मंत्रालय अधीनस्थ सेवाओं में क्लर्क, कैशियर, अकाउंटेंट जैसे सहायक पद शामिल हैं। हम सब जानते हैं कि इनके बिना अधिकारियों का संवर्ग अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। लिहाजा ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग राज्यों में अलग अलग पाई जाती है। कहीं इन पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती से होती है, तो कहीं पदोन्नति से होती है, कहीं दोनों माध्यम अपनाए जाते हैं, और कहीं पर राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा इनका सिलेक्शन किया जाता है, फिर राज्य सरकार इन्हें नियुक्ति प्रदान करने का कार्य करती। तो ये है अधीनस्थ और मंत्रालय सेवाएं। इसके अलावा लोक सेवाओं में सबसे निचले पायदान पर जो कार्मिक आते हैं, जो आवश्यक दशाएं उपलब्ध कराने के लिए काम करते हैं, वो है चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। इनमें चपरासी, सफाई कर्मी, अर्दली, ड्राइवर, गार्ड, खानसामा और कारपेंटर आते हैं। इन पदों पर भी नियुक्ति, भर्ती, सेवा शर्तें, इन सब मामलों में विभिन्न राज्यों में अलग अलग व्यवस्था पाई जाती है। कहीं इनकी नियमित नियुक्ति होती है, तो कहीं संविदा के आधार पर नियुक्ति होती है, और आजकल आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी इनकी नियुक्ति विभिन्न राज्यों में की जाने लगी है। इन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के अलावा स्थानीय सेवाएं भी हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण में ग्राम और नगर स्तर पर लोगों को सशक्त बनाने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई है। और स्वतंत्रता के बाद, खासतौर से 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के पारित होने के बाद लोकल लेवल की सरकारों को मजबूत बनाने, उनको स्वायत्त बनाने, वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें की गई हैं। ऐसी स्थिति में लोकल लेवल पर जो कार्मिक काम करते हैं, वो म्युनिसिपल सेवाओं के अंतर्गत काम करते हैं या फिर पंचायत सेवाओं के अंदर काम करते हैं। म्युनिसिपैलिटीज में काम करने वाले कार्मिक अलग सेवाओं के रूप में गठित नहीं है, बल्कि विभिन्न राज्यों में यहाँ भी हम देखते हैं कि अलग अलग आवश्यकताएं और व्यवस्थाएं हैं। प्रायः ये देखा जाता है कि म्युनिसिपैलिटीज के जो उच्च पद हैं, वो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों या राज्य सेवा के अधिकारियों से भरे जाते हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद, कहीं पर उन पदों पर भर्ती का अधिकार नगर पालिका के अधिकारियों को ही होता है, कहीं पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से करते हैं, कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करते हैं, कहीं नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति होती है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिस हिसाब से पूरी दुनिया में नगरीकरण बढ़ रहा है और भारत में भी बढ़ रहा है, उस हिसाब से नगर पालिकाओं पर बोझ ज्यादा है, और उनके काम की तुलना में वहां पर कार्मिकों की नितांत कमी पाई जाती है। और केवल कमी ही नहीं, बल्कि जो कार्मिक उपलब्ध है उनमें भी समुचित प्रशिक्षण का अभाव। कैसे एक मॉडर्न सिटी को ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्लान्ड वे में संचालित किया जाए, इसकी जानकारी उन्हें
कम ही होती है, क्योंकि उनके लिए कोई पृथक ट्रेनिंग प्रोग्राम सामान्यतः नहीं चलाया। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि लोकल लेवल पर म्यूनिसिपैलिटी के कार्मिकों की नियुक्ति में, उनके स्थानांतरण में कोई स्पष्ट नीति नहीं दिखाई देती। लिहाजा राजनीतिक हस्तक्षेप भी बहुत ज्यादा रहता है। अब जब 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पास कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया स्थानीय संस्थाओं को, नगर पालिकाओं को अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट करने का अधिकार दे दिया गया, ऐसी स्थिति में इन सेवाओं में अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है। कई बार ये डिमांड उठती है कि इनके लिए भी एक अलग पृथक सेवा का गठन किया जाना चाहिए, स्थानीय सेवा के रूप में। गांव में पंचायत सेवाओं के रूप में लोकल लेवल पर सेवाएं पाई जाती हैं, जिसमें आपके ग्राम सचिव और ग्राम सहायक आते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रांत में हम देखते हैं कि अलग पंचायत सेवाओं का गठन किया गया है, यानी राज्य लोक सेवाओं से अलग, अधीनस्थ सेवाओं से अलग, मंत्रालय सेवाओं से अलग। किंतु यहाँ भी हम देखते हैं कि इन दो राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर, यानी डेपुटेशन के आधार पर उच्च पदों पर कार्मिक नियुक्त किए जाते हैं, और ज्यादातर कार्मिक एडहॉक बेसिस पर नियुक्त किए जाते हैं, कुछ समय के लिए काम चलाने के। इससे पंचायत स्तर पर काम करने वाले कार्मिकों को पदोन्नति का अवसर भी कम मिल पाता है, और एक मोटिवेशन भी नहीं आ पाता उनके अंदर, काम का जज्बा भी उत्पन्न नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि व्यापक रूप में भारत में लोक सेवाओं का की जो संरचना पाई जाती है, उसका जो गठन होता है, वो अखिल भारतीय सेवाओं से लेकर लोकल लेवल की सेवाओं तक विस्तृत है। और प्रशासन की, लोक प्रशासन की व्यापक परिभाषा में, लोक सेवकों की व्यापक परिभाषा में, इन सभी सेवाओं में काम करने वाले कार्मिक लोक सेवक माने जाते। तो निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि भारतीय सिविल सेवा भारत की स्थायी कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो योग्यता के आधार पर अपना पद धारण करती है, आजीवन अपने पद पर सेवानिवृत्ति की उम्र तक बनी रहती है, और उनके कार्य, अधिकार, दायित्व सब कुछ कानून द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित, नियमित और संचालित होते हैं। अखिल भारतीय, केंद्रीय, राज्य, अधीनस्थ एवं स्थानीय सेवाएं प्रशासनिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों को संचालित करती हैं। उनकी सेवा की सुरक्षा, उनकी भर्ती व्यवस्था, उनका प्रशिक्षण और स्थानीय स्तर पर समुचित मानव संसाधन का विकास भारतीय प्रशासन की प्रभावशीलता के लिए बहुत जरूरी है। आशा है आपको भारत में लोक सेवाओं की संरचना और गठन, उनके प्रकार, उनके स्तर समझ में आए। अपनी क्वेरी चैट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।